अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपने हमारे सी प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल का फर्स्ट आवर पार्ट वन बहुत अच्छा सा समझ लिया होगा। आपने सी की आईडीई टर्बो सी प्लस प्लस 2.2 इसको डाउनलोड भी कर लिया होगा और इसके अलावा आपने हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सी प्रोग्राम है उसको बना के उसका आउटपुट भी देखा होगा। आज फर्स्ट आवर के पार्ट टू में फ्रेंड्स हम सीखने जा रहे हैं दो बातें। एक तो इंसर्टिंग कमेंट्स, और ना सिर्फ कमेंट्स को इंसर्ट कैसे करना है, हम ये जानेंगे कि कमेंट्स होते क्या है, ये भी जानेंगे क्यों इंसर्ट किए जाते हैं, ये बात सीखेंगे। और इसके अलावा हम जानेंगे एस्केप सीक्वेंस ये क्या होती है। ठीक है, तो आइए हम प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं, अपने सी की आईडीई की तरफ। जी फ्रेंड्स, ये हमने अपने प्रोग्राम फर्स्ट 1.cpp जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में बनाया था, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, इसको ओपन किया है और अब हम बात करेंगे कमेंट्स की। तो फ्रेंड्स, कमेंट्स होते क्या है? सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि कमेंट्स एक तरीके से कमेंट्री की तरह है और एक्स्ट्रा नोट्स हैं, फुट नोट्स हैं। आप जब कभी कोई बुक स्टडी कर रहे होते हो, उस पर कोई डिफिकल्ट वर्ड आता है, आप उसको डिक्शनरी में उसके मीनिंग को सर्च करते हो और फिर जब आप उसके मीनिंग जान लेते हो तो आप उधर एक स्टेरिक बना के या कोई निशान डाल के आप अपने बुक में कहीं उसके ऊपर लिख लेते हैं उसके मीनिंग ना, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप कभी उसको रीड करें, उसको किताब को पढ़ें, तो आपको वो मीनिंग के लिए दोबारा डिक्शनरी ओपन नहीं करनी पड़े, आपको वो मीनिंग्स फौरन लिखे हुए वहीं से समझ में आ जाए। तो यहां पे भी हम एक तरीके से अपने प्रोग्राम्स के अंदर जो काम कर रहे होते हैं उसके एक्सप्लेनेशन, उसकी डिस्क्रिप्शन, यूं समझ लें कि उसकी डॉक्यूमेंटेशन किसी हद तक करें। डॉक्यूमेंटेशन तो बहरहाल एक डिटेल चीज है, लेकिन हम अपने प्रोग्राम की कमेंट्री, डॉक्यूमेंटेशन साथ साथ करना चाह रहे होते हैं। लेकिन क्यों करते हैं जी? इस सवाल का जवाब भी मैं आपको दे दूं कि ये कमेंट्री हम इसलिए करते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम इस प्रोग्राम को कभी कुछ अरसे बाद देखें तो हमें ये प्रोग्राम समझ में आ जाए। हमने वो स्टेटमेंट, वो ये आपको जैसे बहुत सारी स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही हैं, ये हमने स्टेटमेंट अपने प्रोग्राम में क्यों यूज की थी, ये बात समझ में आ जाए। जैसे मैं इस वक्त आपको कमेंट का, दो तरीके हैं कमेंट डालने के। मैं आपको एक तरीका ये बताऊं कि हमने क्या करना है, दो फॉरवर्ड स्लैशेस डालनी है। दो फॉरवर्ड स्लैश डाली और फिर उसके बाद हमने इधर मेंशन कर दिया हेडर फाइल। ठीक है, ऐसे ही यहां मैंने दो फॉरवर्ड स्लैशेस डाली और मैंने मेंशन कर दिया ये क्या है, आउटपुट कमांड। अच्छा, ये कमेंट्स डालने के बाद अब हम इस प्रोग्राम को अगर हम कंपाइल करते हैं, यानी इसको ट्रांसलेट करवाते हैं, तो ये हमें, आप देख रहे हैं, कोई एरर नहीं दे रहा। इसको रन करवाते हैं तो ये अपना जैसे प्रीवियस आउटपुट दे रहा था वैसे ही दे रहा था। तो आपने ये जाना कि कमेंट्स डालने से प्रोग्राम के आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन क्या फायदा हुआ कि अब मैं इस कमेंट्स डालने के बाद कुछ अरसे बाद जब कभी इन फ्यूचर इस प्रोग्राम को पढ़ने की कोशिश करूंगा, समझने की, मुझे अपने प्रोग्राम में इंक्लूड किए हुए जो जो कमांड्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं, स्टेप्स हैं, वो फौरन समझ में आ जाएंगे कि अच्छा, ये मैंने आउटपुट कमांड के लिए किया था और ये काम getch किस लिए किया था। जी, आपको याद होगा हमने getch किस लिए लिखा था, पॉजिंग द आउटपुट स्क्रीन के लिए, ताकि स्क्रीन का आउटपुट जो है उस वक्त तक वेट करता रहे जब तक मैं कोई करेक्टर, गेट करेक्टर की कमांड थी ना, ताकि मैं कोई करेक्टर जैसे ही जब मैं दूं तो फिर स्क्रीन आउटपुट की हटे, अदरवाइज वो पॉज रहे। तो इस तरीके से CLR किस लिए था जी? ये दो फॉरवर्ड स्लैश लगाए जी, ये किस लिए था? ये मैं अपनी याद दहानी के लिए लिख रहा हूं, क्लियर स्क्रीन के लिए था। ये फंक्शन क्लियर स्क्रीन के पर्पस के लिए यूज हो रहा था। इसी तरीके से ये मेन फंक्शन है जो कि हम अपने हर सी के प्रोग्राम में लाजमी इंक्लूड करेंगे। ये मेन फंक्शन है, ठीक है।
और इसके अलावा conio.h को भी हेडर फाइल ही कहा जाता है। अच्छा, ये तो मैंने कमेंट्स का एक तरीकाकार आपको बताया ना। कमेंट का एक दूसरा तरीकाकार क्या है, जब आप मोर देन वन लाइंस जो है अपने प्रोग्राम में कमेंट्स में इंक्लूड करना चाहिए। ये जो दो फॉरवर्ड स्लैशेस है, जैसे ही आप एक लाइन मुकम्मल होगी, इंटर की प्रेस करेंगे, इन दो फॉरवर्ड स्लैशेस का असर खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप मोर देन वन लाइंस को कमेंट के अंदर इंक्लूड करना चाहते हो तो आपको उसके लिए तरीकाकार क्या है, ये मैं क्या करने लगा हूं, अब इस प्रोग्राम से ही ऊपर एक कमेंट्स डालने लगा हूं। फॉरवर्ड स्लैश लगाया, स्टैरिक लगाया, और अब आप देख रहे हैं कि ये सारा ही हिस्सा एक लाइट ब्लू कलर में चला गया, गोया कमेंट्स में चला गया। बहरहाल मैं इधर लिखने लगा हूं माई फर्स्ट प्रोग्राम और स्लैश कह दे इसको द बेसिक स्ट्रक्चर। अच्छा, हमें सेकेंड लाइन की तरफ भी जाना है, तो मैं इसको, ये देखिए स्लैश के बाद वाली बात को ये इंटर की प्रेस करके नीचे किया, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। ठीक है, ये मैंने कहा, और स्टैरिक लगाया और फॉरवर्ड स्लैश। ये देखिए अब प्रोग्राम बाकी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्रोग्राम अपनी असली हालत में आ गया है, और मेरे प्रोग्राम के ये दो लाइनें कमेंट्स का हिस्सा बनी हुई है। तो फ्रेंड्स, मैंने ये कमेंट किस लिए डाला, ताकि मैं अपने प्रोग्राम की कोई हेडिंग, कोई ऑब्जेक्टिव इधर मेंशन कर दूं, और वो मोर देन वन लाइंस के ऊपर मुश्तमिल हो सकता था। हमने इस तरह के कमेंट में फॉरवर्ड स्लैश लगाना है, स्टैरिक लगाना है, और क्लोजिंग के टाइम पे स्टैरिक फॉरवर्ड स्लैश लगाना है। फ्रेंड्स, ये बात जहन में रहे कि अब क्या हुआ कि मैं इस प्रोग्राम का अगर प्रिंट आउट निकाल लूं तो क्या होगा कि मुझे इस प्रोग्राम को नेक्स्ट टाइम समझने के लिए जो प्रिंट आउट निकालूंगा, जो इसकी हार्ड कॉपी होगी, उसके लिए मुझे, अगर मेरे पास उस वक्त कंप्यूटर नहीं भी है, तो ये जो मैंने डिस्क्रिप्शन इधर लिखी है, ये इन सारी बातों की वजाहत करी होगी कि ये प्रोग्राम किस मकसद के लिए है, ये इसके अंदर मौजूद जो स्टेटमेंट्स है वो क्या क्या काम कर रही हैं। तो आपने समझ लिया होगा यकीनन कि कमेंट्स सिर्फ जो है वो डॉक्यूमेंटेशन पर्पस से हैं, वो स्टेटमेंट की वजाहत करने के लिए, डिस्क्रिप्शन के लिए हैं, वो इस मकसद के लिए इंक्लूड किए जाते हैं कि वो इन फ्यूचर जब आप अपने प्रोग्राम को समझना चाहो, उसमें कोई चेंजेस करना चाहो। एक प्रोग्राम जो है फ्रेंड्स, वो हमेशा एक ही उस अपनी असली हालत में नहीं रहता, वक्त के साथ साथ उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है, मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है। तो हम जब 10 साल बाद अपने किसी प्रोग्राम के कोड को अगर ओपन करें तो यकीन मानिए कि बिल्कुल समझ में नहीं आता कि हमने 10 साल पहले ये जो प्रोग्राम के अंदर स्टेटमेंट्स, स्ट्रक्चर्स और कोडिंग की थी, इसके रीजंस क्या थे, हमने कहां किस बात को का ख्याल करते हुए हमने ये कोडिंग की थी। तो अगर आपने ये कमेंट्स किए हुए होंगे, कमेंट्री की भी होगी, तो क्या होगा कि आप अपनी बात को अच्छा सा समझ जाओगे और मॉडिफिकेशन आसान होगी। अच्छा, ये बात भी आपके सामने खुद ब खुद एक सवाल जो कि लोगों के जहनों में आता है कि हम अपने प्रोग्राम में कितने कमेंट्स इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये जवाब आपके सामने स्क्रीन पे खुद मौजूद है कि हम अपने प्रोग्राम में यू कैन इंक्लूड एज मेनी एज कमेंट्स जो आपको रिक्वायर्ड हो, वो आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने कमेंट्स वाली बात को तो जान लिया। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं एस्केप सीक्वेंस की। एस्केप सीक्वेंस क्या होता है? एस्केप सीक्वेंस बेसिकली आपके प्रोग्राम की जो नॉर्मल रूटीन है उसको स्किप कर देता है। अब जैसे आप लिख रहे हो प्रिंट एफ, अब कोटेशन मार्क में जो कुछ होता है ये एज इट इज डिस्प्ले होना होता है ना, तो हम इसको लिखते हैं द नेम ऑफ माई कंट्री इज पाकिस्तान। ये देखिए, अब इसका आउटपुट देखिए, एज इट इज ये स्टेटमेंट आ जाएगी, द नेम ऑफ माई कंट्री इज पाकिस्तान। ये आउटपुट स्क्रीन पे आपको ये स्टेटमेंट नजर आ रही है। अब जरा एस्केप सीक्वेंस में हम क्या चाहते हैं कि ये एज इट इज डिस्प्ले ना हो, इसमें कुछ चेंजेस हो। एस्केप सीक्वेंस कंसिस्ट ऑफ टू कैरेक्टर्स, एक होगी बैक स्लैश। जी हां, अब जान लीजिए कि ये मैंने आपको खास कह के कहा था कि फॉरवर्ड स्लैश है। फॉरवर्ड स्लैश अपनी हैसियत रखती है, अपनी मीनिंग्स रखती है, बैक स्लैश अपनी
हैसियत और मीनिंग रखती है। तो बैक स्लैश लगाना है एस्केप सीक्वेंस में, और साथ में अगर मैंने एक स्मॉल एन लिख दिया तो अब क्या होगा, आउटपुट जरा देखिए। ये देखिए प्रोग्राम जो आउटपुट था वो पहले बिल्कुल टॉप ऑफ द रो के ऊपर आ रहा था, अब सेकंड रो में नजर आ रहा है। बैक स्लैश एन ने एक इंटर की गोया प्रेस कर दी, कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया टू द नेक्स्ट लाइन। ठीक है, अब यही बैक स्लैश एन अगर मैं इधर इंक्लूड कर दूं द नेम ऑफ के बाद यहां पर बैक स्लैश एन, ठीक है, अब देखिए आउटपुट कैसा आएगा। कंट्रोल F9 में प्रेस कर रहा हूं, देखिए द नेम ऑफ के बाद बैक स्लैश एन ने क्या किया, कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया नेक्स्ट लाइन पे, और लिखा हुआ आ रहा है माई कंट्री इज पाकिस्तान एज इट इज। तो बैक स्लैश एन एक एस्केप सीक्वेंस है जो कि आपके प्रोग्राम की जो एक रूटीन थी उसको उसने, जो कंट्रोल था, जो एक स्ट्रेट लाइन थी, उस कंट्रोल को यहां पर नेक्स्ट लाइन की तरफ ट्रांसफर कर दिया। ऐसे ही फ्रेंड्स एक होता है बैक स्लैश टी, बैक स्लैश लगाइए, टी लगा दीजिए, ये एक कॉलम, एक टैब स्पेस क्रिएट करेगा। एक पहले आउटपुट जो डिस्प्ले हो रहा था फर्स्ट कॉलम से डिस्प्ले हो रहा था, अब एक नेक्स्ट कॉलम का गैप आ जाएगा। ये देखिए अब आउटपुट, कंट्रोल F9 प्रेस कर रहा हूं मैं, ये देखिए आउटपुट द नेम ऑफ जो है टैब स्पेस के साथ जाके डिस्प्ले हुआ, एक टैब था। अच्छा इधर ही अब आप देखिए बैक स्लैश एन के बाद दोबारा इधर भी बैक स्लैश टी लगा देता हूं, अब आउटपुट के ऊपर चेंज क्या आएगा, कंट्रोल F9 प्रेस कर रहा हूं जी, द नेम ऑफ माई कंट्री पाकिस्तान आपको किस तरह से नजर आ रहा है। तो ये बैक स्लैश है, बैक स्लैश टी आपने इसको देखा। अच्छा एक होता है बैक स्लैश आर, बैक स्लैश आर जो है वो कैरेज रिटर्न कहलाता है। हम नॉर्मली वैसे बैक स्लैश एन और बैक स्लैश टी मोस्ट फ्रीक्वेंटली हम यूज करते हैं, लेकिन बैक स्लैश आर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। बैक स्लैश आर कैरेज रिटर्न कहलाता है, और इसके अलावा कुछ और भी एस्केप सीक्वेंसेस हैं, जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट होगी हम उसको वैसे उस वक्त वहां यूज करेंगे। अब ये देखिए मैं बैक स्लैश एन बैक स्लैश टी को इधर से खत्म कर रहा हूं, बैक स्लैश आर लगा रहा हूं। अच्छा फ्रेंड्स बैक स्लैश आर कैरेज रिटर्न क्या करेगा, ये पहले बैक स्लैश एन बैक स्लैश टी, बैक स्लैश एन से कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे ट्रांसफर होगा, बैक स्लैश टी से स्किप होगा, कंट्रोल ट्रांसफर होकर नेक्स्ट कॉलम पे जाएगा, द नेम ऑफ तक लिखा जाएगा, फिर बैक स्लैश आर कंट्रोल ट्रांसफर कर देगा बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द लाइन के ऊपर, और द नेम ऑफ ओवरराइट हो जाएगा और उसके ऊपर लिखा हुआ आएगा माई कंट्री इज पाकिस्तान। आउटपुट देखिए, ये देखिए अब आपको तो इतना तेजी से ही आउटपुट आया है कि जो कुछ हुआ वो फाइनल आउटपुट आपको नजर आ रहा है। बीच में हमने कोई वेट की कमांड नहीं डाली है। हुआ क्या, बैक स्लैश एन का एक्शन परफॉर्म हुआ, बैक स्लैश टी का एक्शन परफॉर्म हुआ, द नेम ऑफ लिखा हुआ आया, और फिर बैक स्लैश आर ने ये जो कैरेज है, ये जो कर्सर इस वक्त आपको ब्लिंक होता हुआ नजर आ रहा है, कंट्रोल इस वक्त मौजूद है, नेक्स्ट जो भी प्रिंट की कमांड आप इंक्लूड करोगे वो यहां पर ही आउटपुट डिस्प्ले करेगी। इस कर्सर को उसने उठा के द के टी के ऊपर पहुंचाया, और माई कंट्रीज पाकिस्तान जो छपना था, जो आउटपुट पे डिस्प्ले होना था, वो द नेम ऑफ के ऊपर ओवरराइट हो गया और बाकी हिस्सा भी डिस्प्ले हो गया। तो फ्रेंड्स आज हमने कमेंट्स को जाना, हमने एस्केप सीक्वेंस को जाना, इसके अलावा मैंने आपको बताया जैसे कि मजीद भी कुछ एस्केप सीक्वेंस हैं, बैक स्लैश क्वेश्चन मार्क है, बैक स्लैश और डबल बैक स्लैशेस है, बैक स्लैश सिंगल कोट है, बैक स्लैश डबल कोट है। तो उनको जैसे जैसे हमारी जरूरत होगी जब हम यूज करेंगे उस वक्त इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही था। आप कमेंट्स को और इन एस्केप सीक्वेंस को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करिए, और फिर इसके बाद देखिए। ये मैं आपको एक बता दूं और बात कि हमने एक प्रिंट की कमांड और इंक्लूड करते हैं, प्रिंट एफ, और ये कोटेशन मार्क में सेमीकोलन, प्रोग्राम की स्टेटमेंट टर्मिनेटर। इस कोटेशन मार्क में मैं लिखता हूं पाकिस्तान came into being on 14th August 1945
47। अच्छा, मैं ये चाहता हूं कि \r की जगह फ्रेंड्स हम इसको दोबारा ठीक कर लेते हैं, \n\t लगा देते हैं। अब हम क्योंकि इन सेंटेंसेस को एक नेक्स्ट लाइन पे डिस्प्ले कर रहे हैं और टैब स्पेस दे रहे हैं, तो यहां पर अभी मैं पाकिस्तान केम इनटू बीइंग ऑन 14 अगस्त 1947 के लिए कुछ भी फॉर्मेटिंग नहीं करता। हम आउटपुट को पहले देख लेते हैं कि आउटपुट कैसा रहेगा, तो फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि हमें क्या चेंजेस करनी चाहिए। देखिए आउटपुट पे कंट्रोल F9 प्रेस कर रहा हूं, ये क्या हुआ, द नेम ऑफ माई कंट्री इज पाकिस्तान के बाद जो अगला सेंटेंस है, पाकिस्तान केम इनटू बीइंग ऑन 14 अगस्त 1947, ये तो पिछले के साथ ही कनेक्टेड हो गया। मैं इसको चाहता हूं कि ये नेक्स्ट लाइन पे डिस्प्ले होता, तो ये जान लीजिए कि ये जो प्रिंट एफ की कमांड्स हैं, ये अपना एक्शन परफॉर्म कर लेने के बाद ये जब एग्जीक्यूट हो जाती हैं, ये कमांड जब प्ले हो जाती है, एग्जीक्यूट हो जाती है, रन हो जाती है, तो कंट्रोल यहीं पर ट्रांसफर रहता है, कहीं और ट्रांसफर नहीं होता, यहीं पर रहता है, और नेक्स्ट जो प्रिंट एफ की कमांड है उसका आउटपुट वहीं से कंटिन्यू होता है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि ये नेक्स्ट लाइन पे डिस्प्ले हो, तो मुझे इससे पहले क्या करना होगा, \n और \t अगर मैं लगा दूं तो नेक्स्ट लाइन पे भी कंट्रोल ट्रांसफर हुआ और एक टैब स्पेस के बाद ये सेंटेंस डिस्प्ले होगा, ताकि खूबसूरती बरकरार रहे। और आप देख रहे हो कि हम जो है आहिस्ता आहिस्ता अपनी मर्जी के मुताबिक कंप्यूटर को ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और उसके मुताबिक वो मुझे रिएक्शन दे रहा है, वो आउटपुट दे रहा है। तो यही तो हमने करना है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हमने अपने आउटपुट को सेट करना है। आइए अब कंट्रोल F9 प्रेस करते हैं जी, द नेम ऑफ, उसके बाद मैंने चाहा था माई कंट्री इज पाकिस्तान, नेक्स्ट लाइन पे आए। उसके बाद मैंने चाहा था पाकिस्तान केम इनटू बीइंग ऑन 14 अगस्त 1947, नेक्स्ट लाइन पे आए। अभी आप देखिए मैंने फुल स्टॉप नहीं लगाया है और कोई और फॉर्मेटिंग नहीं की है। वक्त के साथ साथ हम ये भी करेंगे कि जो आउटपुट स्क्रीन है उसको भी थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे, मेंशन करेंगे कि ये प्रोग्राम है क्या, उसकी डिस्क्रिप्शन भी थोड़ी सी लिखेंगे। तो आई होप कि आप बात को समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह ताला हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।